आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के संबंध में की समीक्षा बैठक। वरुण विहार योजना जून में होगी लॉन्च। कैलाश काशी खंड में होंगी 2100 भूखंड। आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित वरुण विहार योजना के लिए 1300 किसानों से खरीदी गई है 330 हेक्टेयर भूमि। एलडीए की वरुण विहार योजना जून 2026 में लॉन्च होगी। प्रथम चरण में कैलाश खंड एवं काशी खंड के लगभग 2100 भूखंडों के लिए पंजीकरण खोला गया है, जिसके लिए 1300 किसानों ने 330 हेक्टेयर से अधिक भूमि खरीदी जा चुकी है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गुरुवार को एलडीए के पराजित सभागार में हुई समीक्षा बैठक के प्राधिकरण की आवासीय योजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस दौरान मंडलायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त आवासीय योजनाएं मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए भूमि के दाखिल खारिज आदि की कार्रवाई शीघ्र प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराई जाए, जिससे कि आम लोगों को जल्द से जल्द बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा एवं सीपी त्रिपाठी, मुख्य नगर नियोजक के गौतम समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया है कि आगरा एक्सप्रेसवे पर 2270 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वरुण विहार योजना विकसित की जाएगी, जिसके लिए सदर व सरोजनी नगर तहसील के ग्राम भलिया, आदमपुर, इंदवारा, बहरू और साथ ही जलिया मऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा और साथ ही गहलवारा, तेज कृष्ण, खेड़ा, रेवड़ी, सकरा एवं दोनों की भूमि किसानों से वहां पर सहमति के आधार पर खरीदी जा चुकी है। अभी तक 853 हेक्टेयर भूमि की सहमति प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 1300 किसानों को 1160 करोड़ रुपए का भुगतान करके 330 हेक्टेयर से अधिक भूमि खरीदी जा चुकी है। भूमि मुद्रीकरण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बैठक में भूमि मुद्रीकरण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। इसमें 1090 चौराहा, ऐशबाग, हरिहरपुर एवं जानकीपुरम योजना के पास अतरौली में स्थित नगर निगम की प्रस्तावित वाली भूमि के मुद्रीकरण का प्रस्ताव प्रेरित किया जा चुका और साथ ही एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया है कि उक्त भूमि प्राइम लोकेशन पर है और आवासीय एवं अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए काफी उपयोगी होगी एवं इस पर मंडलायुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों को प्रस्ताव का परीक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सक्षम स्तर से सहमति प्राप्त करके प्रस्ताव को जनहित में आगे बढ़ाया जा सकता है। शहर में निजी विकासकर्ता द्वारा विकसित की जा रही टाउनशिप में सार्वजनिक सुविधाओं को थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, जिससे कि यह सुनिश्चित कराया जा सके कि विकासकर्ताओं ने मौके पर स्वीकृत डीपीआर के अनुसार एसटीपी, पार्क, विद्युत उपकेंद्र आदि का विकास कार्य कराए या नहीं। मंडलायुक्त ने के निर्देश दिए हैं कि दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट को इसके लिए अधिकृत करते हुए थर्ड पार्टी ऑडिट की कार्रवाई कराई जाए। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने प्राधिकरण की अनुबंधित संपत्तियों की भी समीक्षा की। बहुमंजिला आवासीय योजनाओं की समीक्षा में पाया गया कि 19,230 फ्लैट्स निर्मित हैं। इनमें से 18,993 फ्लैट्स आवंटित हैं, जिनमें से 2,930 फ्लैट्स रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। इसी तरह विभिन्न योजनाओं में आवासीय एवं व्यवसायिक भूखंडों की रजिस्ट्री भी लंबित है। इस पर मंडलायुक्त ने आवंटियों की सुविधा के दृष्टिगत विशेष कैंप लगाकर रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए। समीक्षा में पाया गया कि वजीर हसन रोड पर कई वर्ष पूर्व निर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट जर्जर अवस्था में है, जिसके फ्लैट्स रिक्त है। मंडलायुक्त ने उक्त अपार्टमेंट का रीडेवलपमेंट कराने के निर्देश दिए। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर नगर में दबंगों के आगे पुलिस भी नतमस्तक दिख रही है और साथ ही पीड़ित पुलिस थाने के चक्कर लगाकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय की चौखट में न्याय की आस लगा रहा है। दरअसल पूरा मामला थाना चकेरी क्षेत्र का है, जहां पीड़ित के रिश्तेदार अजीत ने बताया कि आरोपियों ने मेरी माता, पिता, पूरे परिवार में फर्जी मुकदमा लिखवा दिया है। पुलिस ने बिना जांच करे हम लोगों पर उल्टी कार्रवाई कर दी है, इसलिए पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत लेकर आए थे। आज जब अपने प्लाट पर गए तो आरोपियों ने कट्टा दिखाकर भगा दिया। सभी आरोपी प्लाट पर कब्जा किए हुए हैं और पीड़ित केशरानी को ही थाने में बैठा दिया गया है। कट्टा लगाकर जेल भेजने की कयास में है। अजीत के अनुसार उसके साथी केशरानी निवासी पीएससी लाइन चकेरी ने बताया है कि चकेरी क्षेत्र के रहने वाले शातिर अपराधी विकास पांडे, अभिषेक पांडे, विशाल पांडे, प्रिंस श्रीवास्तव, अर्पित वाजपेयी, अवनीश शुक्ला, सोनू माली, रेखा श्रीवास्तव मिश्रा
सचिन पाल व अभिषेक तिवारी ने मेरे प्लाट पर बुलडोजर से मकान गिराकर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, मेरे घर के सभी सदस्यों को मारा और जब थाना चकेरी की पुलिस में झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। केशरवानी ने बताया है कि प्लाट नंबर 42/36 ए प्लेट पटेल नगर चकेरी में पिछले 40 वर्षों से निवास कर रहे हैं। प्लॉट अंबिका प्रसाद का है जो 25 बीघा है और 6 बीघा में निवास करने हेतु दिया था ताकि प्लाट की देखरेख हो सके। दिनांक 4 फरवरी को इन सभी लोगों ने एक राय होकर करीब 10 पुलिस कर्मियों के मिलाकर मकान गिरा दिया है। अजीत, आज कहाँ पे तुम आए थे और क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा श्यामनगर में प्लाट है 800 गज का और जबरियन कब्जा कर रहे हैं पिंसराज श्रीवास्तव, विशाल पांडे, अभिषेक पांडे और जबरदस्ती हमारी माता जी को सबको हमारे ऊपर सबको मुकदमा कर दिया है, सबके FIR करवा दी है और सब लोग परेशान घूम रहे हैं। शाम को हम लोग छूटे अपने प्लाट पहुँचे तो वहाँ पे लोगों ने कब्जा कर लिया है। उसके बाद हम लोग पहुँचे तो वहाँ बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। पुलिस हमारी सुनने को तैयार नहीं किसी भी हाल में। सब जगह हम गए, 1090 112 मिलाया, थाने गए, एप्लीकेशन दिया, कहीं से किसी हाल में सुनने को नहीं तैयार हैं। और हम पे भी मुकदमा है, हमारे पिताजी भी मुकदमा है। अज्ञात में 2 लोग थे तो माता जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमा कर दिया गया, उनको भी उठा के बैठा लिया। आज हम लोग प्लाट पे फिर पहुँचे, फिर उन लोगों ने मारपीट किया, कट्टा दिखाया, धमकी दी। हमारे छोटे भाई विकलांग हैं, उनको भी मारा पीटा, बच्चों को भी, हमारी मम्मी को, माता जी को, सबको बैठा लिया थाने में। बच्चों की उम्र क्या है? बच्चों की उम्र होगी 10-11 साल। 2 छोटे भाई हैं, एक 10 साल का है, 11-12 साल का होगा। और किसके नाम? और उनको बच्चों को कट्टा क्या पुलिस ने कहाँ से वो किया? पुलिस ने कोई छानबीन नहीं किया क्या? पुलिस ने कट्टा वहाँ से बरामद किया और पूछताछ की, वीडियो बनाया और कट्टा पुलिस लेके गई है और अभी थाने में बैठा ले हैं। अब हो सकता है कि कट्टा की देखिए हमारे छोटे भाई के ऊपर लगा दें या क्या करें पुलिस, क्योंकि हमारी सुनने को नहीं तैयार। सामने भाई हावी लोग हैं, सब लोग अपराधीगण हैं। कौन से थाने का मामला है? थाना चकेरी का मामला है। ये बताइए कितना पुराना आपका जो है प्लाट है और कब आपने लिया था? ये लगभग हमारे पिताजी 40 साल से रह रहे हैं उसमें और हम लोगों ने देवी सराय पाठक से लिया था और वो खत्म हो गए। थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहे, अपना नोटियल एग्रीमेंट करा दिया था और थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहे, वो खत्म हो गए। उनके लड़के हमको रजिस्ट्री करने को तैयार हैं और उन्हीं से हम लोगों ने लिया, फिर रजिस्टर एग्रीमेंट करा लिया है। उसके बाद ये लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, जो कि 41,000 का जिन्होंने लिया है और 45,000 बेच चुके हैं, उसके बाद भी पूरी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। किस हिसाब से, किस प्रकार का आपको धमकी देते हैं वो लोग? वो तो यही धमकी देते हैं, मुकदमा लिख देंगे, सामने आओगे मुकदमा लिखवा दी ने, तो हम लोग सामने खड़े नहीं हो सकते। हम मम्मी बची थी, उनके ऊपर भी मुकदमा लिख दी, उनको भी उठा ले गए। प्लाट पूरा एक बराबर कर दिया, पूरा कब्जा कर लिया है और हम लोग को तो यही धमकी देते सामने आओ गोली मार देंगे। अब बताइए, छोटे छोटे 10 साल 11 साल के बच्चे, मम्मी अभी गई वहाँ पे, सबको बैठा लिया, कट्टा दिखा के जबरदस्ती धमकी दे रहे थे, मारा पीटा है बच्चों को। छोटी बहन हमारी बेचारी 2 साल पहले अपने शादी किया तो उनको भी मारा पीटा, ससुराल से भागी भागी घूम रही बेचारी, आती हैं जाती हैं। अगर यहाँ पे अगर न्याय न मिला तो क्या करोगे आप? अब भाई इसके बाद अब हम लोग जितना पुलिस के पास दौड़ना था दौड़ लिया, बिल्कुल त्रस्त हो गए हैं। अब जाके आदमी आत्महत्या कर लेगा, अपना प्लाट के लिए आदमी क्या करे। प्रशासन से पूरी त्रस्त हो गए, बिल्कुल कहीं कोई सुनवाई नहीं है। पैसे के आगे मतलब कोई मान तो नहीं हम लोगों का। और हम लोग गरीब आदमी, आम आदमी, पैसा दे दे के थक गए। थोड़ा थोड़ा जिससे हमने लिया है उसी से इन्होंने भी लिया, तो ये अपना बेच चुके। उसके बाद खबर उन्नाव से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह समेत पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने नवाबगंज टोल प्लाजा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था और यातायात संचालन को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। एसएसपी जयप्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह और साथ ही ARTO प्रवर्तन प्रथम संजीव कुमार सिंह ने थाना अजगैन क्षेत्र के नवाबगंज टोल प्लाजा का संयुक्त निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन और प्रवर्तन कार्यों की गहन समीक्षा की है। अधिकारियों ने टोल कर्मियों को निर्देश दिए कि वाहनों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाए। साथ ही यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने, ओवरलोडिंग और बिना वैध दस्तावेजों के चल रहे वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए टोल प्लाजा पर सुगम और व्यवस्थित यातायात बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मेरी आपकी ट्रेनिंग हो गई आज।
देखिए, टोल प्लाजा से ये देखा जा रहा है कि ओवरलोडेड ट्रकें गुजर रही हैं। यद्यपि टोल प्लाजा वालों का कहना ये है कि इनसे जुर्माना लिया जाता है, लेकिन ये नंबर प्लेट सही यूज कर रहे हैं या इसमें कोई गड़बड़ी हो रही है, इसी चीज़ की जांच करने के लिए आज हमारी पूरी टीम आई हुई है। ARTO साहब भी साथ में हैं, एडिशनल SP साहब हैं। तो इस बिंदु की जांच कराई जा रही है कि कैसे ट्रकें निकल रही हैं और इनका नंबर प्लेट सही रहता है या नहीं रहता है, और किस तरह से इसमें धांधली हो रही है। तो इन सभी बिंदुओं को, सभी पहलुओं को इसमें जांच में देखा जाएगा। हाँ, ये जांच के बाद क्लियर होगा कि नंबर प्लेट कैसे बदला जा रहा है। दूसरी ये भी हम लोग चेक कराएंगे कि जो इन्होंने फास्टैग लगाया है उसमें नंबर और ट्रक का नंबर ये दोनों सेम है या नहीं है। तो एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन इसको हम लोग कराएंगे। और इसके पहले भी आपको याद होगा कि हम लोग 3-4 महीना पहले हम और DM साहब यहाँ मौके पे आए थे। इनसे कहा गया था कि जो भी ओवरलोडेड ट्रकें जा रही है उसकी पूरी सूचना ARTO को भेजेंगे। तो ARTO की सूचनाएं जा रही थी और वो कलेक्ट भी किए हुए हैं। तो इसका भी हम एनालिसिस कराएंगे कि इसमें क्या हुआ और इसमें राजस्व की बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई। इनको बताया गया है कि ये डाटा सही रखें, और अगर इस तरह की कोई शंका हो रही है तो हमारी फोर्स यहाँ रहती है, उनको सूचित करें। अगर नंबर प्लेट इनको शंका हो रहा है कि गलत है, फिर भी हम बीच बीच में अपनी टीम लगा करके इसको चेक कराएंगे। खबर कानपुर नगर से है, जहां आशीष शुक्ला ने UPSC की परीक्षा में प्राप्त की 41वीं रैंक। 2018 बैच के आरक्षी आशीष शुक्ला जिला अमेठी के रहने वाले हैं। आशीष शुक्ला ने अमेठी के नवोदय विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है। फिर आशीष शुक्ला ने बताया कि DCP वेस्ट SM कासिम आबिदी, DA और साथ ही ADCP क्राइम सुमित सुधाकर रामटेके एवं ADCP शिवा सिंह ने उनके कदम कदम पर हौसला उन्हें बढ़ाया है। पिता की बीमारी पर DCP वेस्ट SM कासिम अबीदी ने उनकी छुट्टी मंजूर की थी। फिर आशीष शुक्ला अब 41वीं रैंक हासिल करके कॉमर्शियल टैक्स अफसर बन गए हैं और साथ ही प्रेम की कविता लिखने के शौकीन थे। और फिर आशीष शुक्ला की तरफ में हुआ है कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर में। उसके अंतर्गत जो 41 रैंक है उसमें अंडर CTO वो मुझे मिली है, और मैंने यही कानपुर पुलिस में सेवा दी है। कब से तैयारी कर रहे थे, कैसा रहा? ये मेरे अपब्रिंगिंग का हिस्सा रहा है। मैं नवोदय विद्यालय से मैंने पढ़ाई की है, तो वहाँ पे मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल रहते थे। मेरे सीनियर काफ़ी ऑफिसर हैं, मेरे जो टीचर लोग बताते थे, मिलने आते थे नवोदय में हॉस्टल में सीनियर, तो वही उन्हीं लोगों का प्रताप है। मेरे पिताजी अभी तो हैं नहीं, उनका देहांत हो गया है, किंतु वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे एंड ही वॉज एजुकेशनिस्ट। तो उनकी किताबें देख के उनका जो भी प्रताप था, उनका मेरी अपब्रिंगिंग का हिस्सा रहा है। किताबें पढ़ना, नॉवेल पढ़ना, कविताएं लिखना, डिबेट करना। दो मैं पुलिस में था, ज़्यादा अलाउड नहीं था बोलना हमारे यहाँ। मैंने ऐसे बोलते हुए अपने अधिकारियों को ही देखा है तो आई एम बिट नर्वस बट थैंकफुल टुवर्ड द UP पुलिस एंड कानपुर पुलिस कि इस जर्नी में एक सुखद यात्रा में UP पुलिस में साथ रही, और कानपुर पुलिस का बहुत बहुत आभार। आप पुलिस में थे और 24 घंटे की ड्यूटी होती है, उसमें कैसे आपने मैनेज किया, क्योंकि टफ एग्जाम होता है, तो कैसे पढ़ाई करते थे? मतलब मैंने तो ऐसे किया, मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की सबसे प्रेम सौहार्दपूर्ण से सम्मान पूर्वक मैंने ड्यूटी की, तो लोग कोऑपरेट करते हैं। एग्जाम्पल हैं सर, जैसे मैं काशिम सर से मिला, सुमेश सुधाकर रामटेके सर IPS हैं, शिवा सिंह मैम है लाइन में, तो इन लोगों ने छुट्टी दे दी समय से। कई बार मेरा इंटरव्यू था तो शॉर्ट नोटिस पे लीव मिल गई। मेंस के लिए भी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हुए, क्योंकि मैंने अपनी 7 सालों की छुट्टी बचा के रखी थी EL, तो वो मेरी सैंक्शन हो गई समय पे प्रीलिम्स के बाद, और अधिकारियों ने मोटिवेट किया। तो ये सबका कलेक्टिव सक्सेस है। दो अधिकारियों का किस तरीके से सपोर्ट मिला आपको? मतलब अधिकारी जब हाथ रख देता है कंधे पर, वही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। मेरी लीव हो गई थी EL, और सर ने एक मेरे पिताजी एडमिट थे, तो काशिम सर ने मेरी
काफ़ी मदद की थी उस समय, मुझे सुना था। लाइक अधिकारी जब 1 मिनट अटेंशन देके सुनता है तो सिंगल सिग्नेचर ऑफ IPS कैन चेंज द डेस्टिनी। किसको इसने देना चाहते हैं आप? मतलब श्रेय तो मेरे पूज्य पिताजी जो अभी हैं नहीं, उनका प्रताप था ये सब। उन्हीं की किताबों को देख करके पढ़ना सीखा है और अभी तक लगा रहा। आगे भी अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, ये सफ़र का एक पड़ाव है, तो लगे रहना इसमें। माताजी हैं, उनका काफ़ी संघर्ष रहा है। हम 5 भाई रहे हैं। अभी मेरे भाई, मुझे ज़्यादा खुशी है, मेरे भाई का समीक्षा अधिकारी में हो गया है, परसों रिजल्ट आया है। तो आगे प्लान है 24 मई को UPSC का एग्ज़ाम है, तो सर का आशीर्वाद लेने आए थे। बाकी थैंक यू बोलने आए थे टू ईच एंड एवरीबडी हु बीन द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो यही है सर। इस पथ पर जितने लोग मिले हैं, हर उस राही को धन्यवाद जिससे स्नेह मिला है। मैं कविता वविता लिखने वाला इंसान हूँ, मुझे बहुत नाप तोल के बोलना पता है। अभी मैं लोगों ने इतने माइक लगा दिए हैं, बट मैं खुश हूँ कि मेरा नाम है PDF में। मैं बस यही भगवान से मना रहा था कहीं मेरा सबसे नीचे नाम दे देना, लेकिन इस बार नाम दे देना क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं सबसे कहता था मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी यहाँ लगा दो मुझे, बट मेरे पास जवाब नहीं होता था कि मेरा ना प्री हो नहीं रहा था। फिर अभी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। कितनी बार इस राउंड में एलिमिनेट हुआ हूँ मैं, कितने फॉर्म डाले हैं, कितनी बार मैं अधिकारियों के सामने गया हूँ, रिक्वेस्ट किया हूँ। तो दिस टाइम आई हैव समथिंग टू टेल देम कि सर मतलब ठीक है, ये एक प्रोसेस का पार्ट है। कुछ अचीव करना, कुछ बनना जैसा नहीं होता। जब आप 7 साल घिस जाते हैं तो आप एकदम, आपको सब वैसे ही लगता है ना कि कोई फ़र्क नहीं रहता सब कुछ जीत जाने में और अंत तक ना हार मानने में। वही होता है कि अब मैं प्रेम की कविताएँ लिखता हूँ। मैं क्यों बेटा सुनो सर, मैं अभी आपको जानता हूँ मैं। हाँ वही कब से देख रहा हूँ। इधर घूम जाओ, इधर यार। कानपुर नगर सुगम यातायात योजना RTC स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में दिनांक 9 अप्रैल 2026 को टाट मिल चौराहा पर पुलिस उपायुक्त यातायात रविंद्र कुमार के निर्देशन में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट व हेलमेट स्ट्रैप, मोबाइल उपयोग एवं अधिक सवारी वाले वाहनों को चालकों को नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। उद्देश्य ये रहा सड़क दुर्घटना में कमी व सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बदायूं के SP सिटी विजेंद्र द्विवेदी को हटा दिया है। मूसाझाक थाना क्षेत्र स्थित HPCL प्लांट में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के बाद से उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा था। द्विवेदी के स्थान पर अब ATS मुख्यालय लखनऊ में तैनात तेज तर्रार PPS अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह को बदायूं का नया SP सिटी नियुक्त किया गया है। शासन द्वारा जारी PPC अधिकारियों की नवीनतम तबादला सूची में विजेंद्र द्विवेदी का नाम प्रमुखता से शामिल
शामिल हैं। उन्हें बदायूं से हटाकर प्रयागराज स्थित 4थी PAC बटालियन का उप सेना नायक बनाया गया है। गौरतलब है कि विजेंद्र द्विवेदी ने 22 मई 2025 को बदायूं में SP सिटी का कार्यभार संभाला था, लेकिन उनके कार्यकाल का अंत एक बड़ी आपराधिक घटना की छाया में हुआ है। तबादले की वजह मुख्य 12 मार्च को मूसा झा के सैजनी गांव स्थित HPCL प्लांट में हुआ दोहरा हत्याकांड माना जा रहा। बदायूं जैसे संवेदनशील जिले में अपराध नियंत्रण के लिए शासन अब अधिक सक्रिय और आक्रामक कार्यशैली वाले अधिकारी की तलाश में था। विजेंद्र द्विवेदी को एक संवेदनशील अधिकारी माना जाता था, लेकिन कानून व्यवस्था की मौजूदा परिस्थितियों ने उनके स्थानांतरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चंदौली में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने बाइक सवार को मारी है टक्कर। टक्कर के बाद एम्बुलेंस दुकानों में जा घुसी है। हादसे में मौके पर अफरा तफरी मच गई। करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक घायल की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी है। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बनारस से मरीज छोड़कर बिहार जा रही थी एम्बुलेंस। पुलिस ने एम्बुलेंस जब्त कर चालक को लिया हिरासत में। पुलिस आगे विधिक कार्रवाई में जुटी। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकर मोड़ के समीप की घटना है। क्या मामला है? काफी संख्या में घायल लाए गए। 3 बजे के आसपास हमारे 5 लोग घायल अवस्था में आए थे। पास में ही शंकर मोड़ है। उनके गार्जियन लोग बताए कि शंकर मोड़ के पास एम्बुलेंस द्वारा ये घटना हुई है। इससे ही चोटिल हुए हैं और हम लोग ले आए इलाज कराने के लिए। हमने उनका इलाज करा कर कुछ लोगों को घर भेज दिए हैं, काफी लोगों को भर्ती कर दिया। इसको क्या बताई जा रही है? स्थिति एक का ज्यादा है, इसलिए मैं उसको भर्ती कर दिया। खबर बहराइच से है, जहां दरगाह थाना क्षेत्र के सर्कस ग्राउंड में एक बड़ा हादसा टल गया जब आराम कर रहे एक परिवार पर पीछे से आ रहे ट्रक ने चढ़ा कर दी। और साथ ही आपको बता दें, हादसे में परिवार बाल बाल बच गया है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बाराबंकी निवासी एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके 3 छोटे बच्चे शामिल थे, एक ग्राउंड में रुके हुए थे। इसी दौरान एक ट्रक चालक लापरवाही पूर्वक वाहन को पीछे कर रहा था, तभी ट्रक परिवार के ऊपर चढ़ गया। गनीमत रही कि महिला और बच्चे सुरक्षित बच गए, लेकिन परिवार के मुखिया का हाथ ट्रक के नीचे आ गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने घायल एम्बुलेंस की मदद से घायलों को भिजवाया है और अस्पताल में घायल युवक की हालत नाजुक और साथ ही गंभीर बताई जा रही। इलाज जारी है। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले आप? बाराबंकी मनोवर। क्या हुआ आपके साथ? हमारे ऊपर हम सो रहे थे, हमारे ऊपर फिर उतर ट्रक पे क्या ऊपर चढ़ा दिया भाईजान, बच गए। कहाँ सो रहे थे आप? यहीं सो रहे थे भाईजान। अकेले थे यार और कोई था? नहीं, बच्चे थे, हमारे बीबी थी भाईजान। बीबी बच्चे उधर सो रहे थे, हम इधर सो रहे थे भाईजान। हाँ, तो ऊपर आके चढ़ा दिया भाईजान। तो हमने, हमारी बीबी बोली तो, और ऊपर से वो लोग उल्टा बोल रहे थे भाईजान। हाँ, बच्चों के ऊपर भी चढ़ा क्या? हाँ, तो बच्चे अंदर थे ट्रक के, और ट्रक के जो पीछे पहिया वो जो पीछे पहिया थी तो आगे निकल गई, जो पीछे वाली पहिया थी वो हमने उठा लिया, बच्चों को घसीट लिया पकड़ के। क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? नाजमा। कहाँ से? बाराबंकी। बहराइच में कहाँ आई आप? यहाँ आए तो मुड़न कराने बच्चे। कब आई? आज ही आए सुबह।
क्या हुआ आप लोगों के साथ? ये बनाया खाया भाईजान, सो गए हम लोग। अब बस ट्रक वाला पिछाड़ते पिछाड़ते पहिया चढ़ा दी बच्चों के ऊपर, हमारे आदमी के ऊपर। तो रोड पे आप लोग लेटे थे या कहीं नहीं, मैदान में लेटे, 50 आदमी लेटा, सब भाग गए। हम जब पहिया चढ़ी ट्रक वाली तो ये लोग भाग गए, तो हम लोग डर मारे भाग गए, हम लोग बचे। आपके बच्चे भी साथ में थे? हाँ, बच्चे साथ में, उसको हमने ट्रक से नीचा। कितने बच्चे थे सर? 3 है। तो किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट बच्चों को नहीं लगी, आदमी को उसकी हाथ में गोश्त दिखाने लगा, पट्टी। कोई इलाज आपका कुछ सहायता मिली आपको? कुछ नहीं मिला, खाली पट्टी कर दिया, दबा दे दिए खुराक, बस। क्या चाहते हैं आप? हमारी जांच बस जांच कराए, इसकी दवा कराए। चित्रकूट के गनीवा स्थित दीनदयाल शोध संस्थान DRI के तुलसी कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पादों और उन्नत तकनीकी प्रयोगों पर भी विशेष जोर दिया गया। इस बैठक में किसानों की आय बढ़ाने हेतु फसलों की भी किस्मों के प्रकार और साथ ही प्रसार पर तकनीकी विकास पर चर्चा की गई है। और इसी के साथ वहां पर कई लोग मौजूद थे और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, रसायनों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रकृति और जैविक खेती को अपनाने पर जोर दिया गया। कृषि विशेषज्ञों ने क्षेत्र के अनुकूल फसलों की किस्मों और उन्नत कृषि तकनीकों का प्रचार प्रसार करने की सलाह दी। उच्च तकनीक वाले नर्सरी, ड्रैगन फ्रूट की खेती और खाद्य पोषण जैसे विषयों पर कार्य योजना तैयार की गई। ग्रामीण युवाओं के लिए जैविक खेती एवं कृषि आधारित लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार परक प्रशिक्षण पर बल भी दिया गया। आज गनीवा कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। 5 विकास खंडों से उन्नतशील किसान और किसान बहनें सभी लोग आए थे। जिले के सारे कृषि से जुड़े हुए विभागों के जिले के अधिकारी भी थे। बांदा कृषि विश्वविद्यालय के वहाँ के 3 वैज्ञानिक आए थे और जो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय उसके डीन भी आए थे और अटारी जो जोन का उत्तर प्रदेश का है कानपुर से, उसके मुखिया भी जुड़े थे। और सब किसानों ने पहले कृषि विज्ञान केंद्र की जो पिछली कार्य योजना थी और उसमें कितना अचीव किया और अगले साल की कार्य योजना, उसमें किसानों ने भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जो व्यावहारिक धरातल पर उनको कठिनाई आती है। अधिकारियों ने भी बहुत सारी योजनाएं जैसे अन्ना जानवर है और सोलर फेंसिंग है, कई बार तो उस दृष्टि से 20% किसान को देना है और बाकी का 80% सरकार वहन करेगी। लगभग 1.5 किलोमीटर की 7, 8, 10 किसान उसमें हों तो उसके लिए सोलर फेंसिंग की और बहुत सारी योजनाओं के बारे में अधिकारियों ने बताया और जागरूक किसानों ने भी बहुत खबर चंदौली से है, जहां सैयद राजा थाना क्षेत्र के हलुआ गांव में पुरानी रंजिश का मामला सामने आया। गाली गलौज के बाद जान से मारने की धमकी का आरोप है। पीड़ित ने एसपी से लगाई है न्याय की गुहार। पुत्र के अपहरण की धमकी से परिवार में दहशत का माहौल है। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के होने का आरोप है। सीओ सदर बोले, जांच कर होगी कार्रवाई, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दो लोगों के बीच मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का झगड़ा लड़ाई हुआ। दूसरे दिन 2-3 लड़के बाहर ही आके उनके घर दूसरे लड़के जो शरीफ है उसको लोग मार पीट के चले गए। उसके बाद भी लोग चुप रहे, कोई बात नहीं काम का मतलब। नरहन निवासी एक लड़का है निदेश, उनको फोन करके पूछा कि भैया क्या मतलब ऐसा हल्ला है। मैंने इतना ही बोल दिया कि चलिए गांव का मैटर है दोनों लोगों के बीच में, तो आपस में इतना लोग समझ पीट लगे, लेकिन बाहरी लड़के जो आके मारपीट कर रहे हैं ये काम ठीक नहीं है। अब यही बात उन लोगों को उसके द्वारा किसी तरह से पता चल गया
हम पूछे कि यार बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ऐसी ऐसी बात है भाई, कोई को बुरा लगेगा, गांव का मैटर है तो बाहरी लोग आके मारपीट कर रहे हैं, काम ठीक नहीं है, गांव का मैटर है, गांव अपना समझ लेगा। किसी बात को लेकर रिंटू पांडे, संजय पांडे जो अभी मंडल अध्यक्ष हमारे पूर्वी के बने हैं, उन्हीं के भाई हैं रिंटू पांडे, जो अभी 302 में 2 महीना पहले जमानत पे आए हैं यही भगवा से रामगढ़ में मैटर की हत्या का, उसमें वो अभी आए हैं बेल। उन्होंने एक अभिषेक पांडे करके लड़का है गांव का ही उनके, उसके मोबाइल पे हमको गाली गलौज अंड बंड सब खूब अपना दिए। उसके बाद हम ये सब मैटर विधायक जी से विधायक जी को बोले, चौकी इंचार्ज को बताए, हम सारे वरिष्ठ जितने भी पदाधिकारी हैं मंडल के सबको बताए, सभी लोगों ने उनको समझाया बुझाया, मामला शांत हुआ कि ऐसा मैटर है। एक छोटी सी बात, नरहन बाजार जो है हम लोगों का हुआ नरहन बाजार है, वहाँ पे जो राजन नाम का लड़का आया था इस रात को मारने के लिए, तो जो गांव में जिसके घर से विवाद हुआ था उनके घर का एक लड़का है नंदन, तो हाथ पकड़ के इसे बोला कि आप भी थे उस दिन झगड़ा है। और हम थे वहाँ पे एक वरिष्ठ पदाधिकारी बब्बू सिंह बेदहा के, उन्होंने सारी बातों को देखा और सुना भी, उन्होंने भी बताया सबसे कि ऐसा कुछ मैटर नहीं था, यही मैटर ख़त्म हो गया। हमने मना कर दिया कि छोड़ो यार पुरानी बात है, बात ख़त्म करो, ऐसा कुछ मैटर नहीं है, चलो पुरानी बात हो गई है, ख़त्म करो। वहाँ से बात खत्म हो गया, कुछ भी वहाँ नहीं हुआ। जो 2-4 लोग वहाँ पे थे प्रमाण में, जो कि संजय पांडे जो डब्बू हैं मंडल अध्यक्ष रिंटू के भाई, उनको भी बताया गया कि वहाँ पे कोई मैटर नहीं। जब वो ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ पे मारी पीटा हुआ, बंटी ने हाथ पकड़ के मारा पीटा, हम कहीं भैया आप पता कर लीजिए, वहाँ पे बब्बू सिंह थे बता के वो भी फ़ोन करके बताए कि ऐसा कुछ मैटर नहीं। वहाँ पे सब खत्म हो गया, कोई विवाद नहीं। बस इतने पूछने पे इन लोगों ने फिर फ़ोन करके हमको गाली देना शुरू कर दिया। हम सारी बात को बताए चौकी प्रभारी को और विधायक जी को भी संज्ञान में बात डाल दिए, सारे लोगों को बताए। इसके बाद परसों दिन रात में यहीं बैठ के लोग दारू पी के, गोपाल तिवारी, राजन पांडे, विशाल पांडे, रिंटू, जितने लोग थे 5-6 लोगों का ग्रुप है, हमारे पास ऑडियो थोड़ा सा है और हम सुनाए हैं, एसपी साहब को भी सुनाए हैं, सीओ साहब को भी सुनाए हैं कि सर जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये लोग भैया भैया बोलते हैं और छोटा सा एक जगह गलती करते हैं। रिंटू पांडे बोल रहे हैं कि देखिए फला रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये हमारे पास साक्ष्य है, हमने दिखाया है एसपी साहब को भी, सीओ साहब को हमारा कंप्लेंट दे दिया गया है। सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जांच होगी, आपके हमको मतलब गलत आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि हम गांजा बेचने के लिए इन लोगों के लड़के को मार रहे हैं। बताइए भला कोई नंबर 2 का काम करेगा तो किसी को कोई मार करेगा, तो किसी को कोई बता के करेगा? इन लोगों का सोच देखिए, अब तो कुछ मिल। आपको डर क्या है? हमको डर यही है कि ये लोग गुंडे प्रवृत्ति के 302 के मूल्य में, बाकी लोगों का भी आप हम बोले हैं सीओ साहब से और एसपी साहब से कि आप सबका बायोडाटा निकलवाइए, सबका आप कैरेक्टर पता करिए। हमारा भी गलती है, जीवन में हुआ है, हमसे भी गलती है, आप हमारा भी पता करिए। हम अगर दोषी हैं तो हमको सज़ा दीजिए और वो लोग दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमको डर है इन लोगों से, पूरे परिवार को डर है। परसों वाली रात में जो आए थे मुखिया 4-5-6 लोग द्वार पे भी भैया को परेशान लोग कर रहे थे, हम डर के मारे नहीं ऊपर से आए। हमारे पास वो भी रिकॉर्ड है, वो भी साक्ष्य हम दिखाए हैं, एसपी साहब को भी दिखाए हैं। और डब्बू पांडे से इतना कहने के बाद जो मंडल अध्यक्ष हैं हमारे संजय कुमार पांडे जी, उनको इतना कहने के बाद सारे लोग उनको बताए कि नहीं यार बात खत्म करिए, कोई बात नहीं है, छोटी मोटी बात को करते हैं कि मैं मंडल अध्यक्ष। वो बोले हैं कि हम मंडल अध्यक्ष हम जो होगा सो देख लेंगे, हम लड़कों को छूट देते हैं, मतलब लड़कों को छूट दे दिया है कि आप मारो पीटो। और दो लोगों के बीच मतलब बड़ा ओवरलोड ट्रकों पर पुलिस और खनन विभाग तथा परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई से मचा हड़कंप। गैर जनपदों से यातायात नियमों को ताक पर रखकर जनपद में प्रवेश करने वाले अवैध डंपरों पर गिरी है गाज। ताबड़तोड़ कार्रवाई से माफियाओं में मचा है हड़कंप। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में कई अलग अलग थाना क्षेत्र में जैसे एकदिल थाना क्षेत्र, भरथना थाना क्षेत्र, बकेवर थाना क्षेत्र में इन थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई ओवरलोड वाहन पर की गई है। NH-19 नेशनल हाईवे पर हड़कंप मचा हुआ है। कई डंपर ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं मिलने से वैध प्रपत्र साथ ही बिना नंबर प्लेट छिपाने की कोशिश और ओवरलोडिंग जैसे तमाम खामियों के साथ ही सीज किए गए डंपर।
प्रशासन ने नजर से बचाकर प्रतिदिन जनपद में प्रवेश करते थे अवैध परिवहन करते हुए पुलिस ने कई ट्रक सीज किए हैं। बिना किसी डर के, बिना नंबर प्लेट तथा नंबरों को छुपाने के साथ साथ ओवरलोडिंग करके एक्सप्रेसवे तथा नेशनल हाईवे पर फराटा भर रहे थे ये डंपर। यह कार्रवाई अवैध खनन, अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग एवं बिना नंबर लगाए जो ये वाहन डंपर और ट्रक चल रहे हैं, इनके विरुद्ध की गई है। अभी तक 10 डंपर और ट्रकों को सीज किया गया है, जिनके पास कोई पेपर्स नहीं थे और आगे भी यह कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही इस प्रकरण में जांच करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या लोड था इन ट्रकों में? अवैध रूप से कुछ में खनिज लोड था और मोरंग लोड है और आगे कुछ ट्रक और आ रहे हैं जिनकी सघन चेकिंग की जा रही है। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ये ट्रक पकड़े गए हैं, क्योंकि थाना भड़ताना क्षेत्र में ही है और इन्हें यहाँ लाया गया है। अभी तक 10 ट्रक यहाँ लाए जा चुके हैं, कुछ और ट्रक पकड़े जा रहे हैं, शीघ्र उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ ट्रकों पे कुछ गलत चीजें लिखी हुई है, क्या है? कुछ ट्रकों पे कुछ माफिया वगैरह भी लिखा हुआ है और साथ ही जो नंबर प्लेट उनको हटाया गया है, तोड़ा गया है और कालिख भी लगाई गई है, जिससे कि वह छुपाते हुए जाएं। इन पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी है आग। खबर निकल कर आ रही जौनपुर से, जहां पर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल में हुआ है शॉर्ट सर्किट। देखते ही देखते आग ने धारण किया विकराल रूप। आग से लगभग आधा दर्जन दुकानें हुई हैं खाक। अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड। घंटों मेहनत के बाद आग पर पाया गया काबू। तड़के 4 बजे की बताई जा रही घटना, लाइन बाजार थाना क्षेत्र के वाजिदपुर की घटना। खबर सीतापुर से है, जहां रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे ने देर रात लगभग 3 बजे लैब टेक्नीशियन की गोली मारकर हत्या कर दी और आरोपी शिवम सिंह 40 वर्षीय अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से सतीश यादव उम्र लगभग 35 वर्षीय के सिर में गोली मारी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। लैब रिटायर्ड पुलिसकर्मी का ही है और साथ ही आरोपी उसकी जिम्मेदारी संभालता था। उसका लैब टेक्नीशियन से मनमुटाव था। देर रात उसका सतीश से किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इससे बौखलाए अपने पिता की कमर में लगे और साथ ही अटैची जलाकर लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और गोली की आवाज सुनकर सो रहे लोग जग गए और साथ ही भागकर मौके पर पहुंचे तो सतीश को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा। उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने सतीश को मृत घोषित कर दिया। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का है। सीओ सदर नेहा त्रिपाठी के मुताबिक आरोपी मानसिक रूप से बीमार था और लैब टेक्नीशियन 2 महीने पहले ही लखनऊ में अस्पताल की नौकरी छोड़कर सीतापुर आया था।
आज दिनांक 10/4/2026 को थाना कोतवाली देहात को देर रात जरिए 112 सूचना प्राप्त हुई कि नेपालापुर स्थित एक ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन ने आत्महत्या कर ली है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए कोतवाली देहात की टीम और फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और साक्ष्य संकलन में ये फैक्ट प्रकाश में आया कि ब्लड बैंक के संचालक के पुत्र शिवेश सिंह के द्वारा लैब टेक्नीशियन सतीश यादव को गोली मारी गई है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी को हिरासत में लेकर के जब पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया ये तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर जैसे डिसऑर्डर से ग्रसित है और इनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई समस्या नहीं है। आज दिनांक 10/4/2026 को बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र के मशान नगला गांव में के पास तेज रफ्तार अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद दबकर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा बैठा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, राहगीरों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की सूचना के बाद घायलों को इलाज के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। आपको बता दें कि मृतक मुश्ताक 35 वर्षीय पुत्र मुंतजियाज और निवासी आमतारा थाना पचदेवरा जिला हरदोई का रहने वाला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर मृतक के परिजनों को सूचना दी। मृतक के परिजन बदायूं पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि अर्टिगा कार से मृतक दिल्ली किसी कार्य से गया था और दिल्ली से अपने गांव वापस लौट रहे समय अनियंत्रित होकर मनसा नगला गांव के पास पलट गई कार। फिलहाल मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। साल की मासूम को अगवा कर दुष्कर्म, नाबालिग आरोपी हिरासत में। बिलसी कोतवाली क्षेत्र के गांव में हुई वारदात। मामी को देखकर लौट रही बच्ची को बनाया निशाना। खून से लथपथ हालत में घर पहुंची पीड़ित मासूम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू कराई जांच और कार्रवाई। वहाँ डिलीवरी हो रही थी, वो बच्ची वहीं थी। वहाँ से वापस आ रही घर को, तो वापस आते पे ही उसने रास्ते में से उठा ली। कितनी बड़ी बच्ची थी आपकी? 6 साल की। किसने उठाई थी? गाठी। ये कौन है? ये गाठी पास ही है, यहीं का। पिता का नाम सूरजपाल है। उम्र इसकी कितनी होगी लगभग? 20-21 साल की है। 21 साल। वहाँ डिलीवरी हो रही थी, वो बच्ची वहीं थी। वहाँ से वापस आ रही घर को, तो वापस आते पे ही उसने रास्ते में से उठा ली। कितनी बड़ी बच्ची थी आपकी? 6 साल की। किसने उठाई थी? गाठी। ये कौन है? ये गाठी पास ही है, यहीं का। पिता का नाम सूरजपाल है। उम्र इसकी कितनी होगी लगभग? 20-21 साल की है। 21 साल। विद्युत विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का सिलसिला अभी भी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका कड़ा विरोध भी देखने को मिला है, लेकिन बावजूद इसके सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा।
ऐसा ही एक बड़ा और साथी मामला उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से सामने निकलकर आया है, जहां आज जनपद की जसपुर विधानसभा से अनेक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान गण भारी आक्रोश के बीच प्रधान संघ के नेतृत्व में जसपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं और उनकी ग्राम पंचायतों में विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का जोरदार विरोध करते हुए सूबे के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक मांग पत्र जसपुर उप जिलाधिकारी राहुल शाह को सौंपा है और लग रहे स्मार्ट मीटर बंद कराने की मांग की है। वहीं इस संबंध में उप जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे सभी ग्राम प्रधानों ने एक सुर में विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का खुला विरोध करते हुए मीडिया से रूबरू होकर बताया है कि ये जो अनावश्यक रूप से उनकी ग्राम पंचायतों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इससे पूरे क्षेत्र में लोगों में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। इससे ग्रामीणों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और ग्राम प्रधानों पर ही मीटर लगवाने के आरोप लग रहे हैं। और जब ग्राम प्रधान और ग्रामीण मिलकर मीटर लगाने पहुंचे विद्युत कर्मियों से स्मार्ट मीटर लगाने की मांग कर रहे हैं, तो सबके बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज जो हम समस्त प्रधान संघ कार्यकारिणी विकासखंड जसपुर का मैं प्रधान संघ अध्यक्ष और हमारे सभी साथी प्रधानगण और सभी समस्त कार्यकारिणी जो यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाना चाहते हैं कि जसपुर विधानसभा के विभिन्न गाँव में विद्युत विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से जो मीटर सही हैं उनको भी ज़बरदस्ती बिना उपभोक्ता की मर्जी के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसमें जब बहुत भारी जन आक्रोश है और जगह जगह विद्युत कर्मचारियों के मध्य और जनता के बीच में आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर वहाँ पर ग्राम पंचायत के मुखिया प्रधान पहुँचते हैं तो वो भी उनके समझाने पर भी वो नहीं माना जाता और जब प्रधान वहाँ पहुँचते हैं फिर भी दोनों कर्मचारी और जनता और प्रधान के बीच एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसी की कोई भारी विवाद किसी ग्राम पंचायत में ना हो, हम सब प्रधानों का और प्रधान संघ के हमारे जसपुर की उत्तराखंड सरकार से ये मांग है कि जो मीटर सही हैं और उनका बदलने का कोई औचित्य नहीं है, या तो जनता को विश्वास में लिए बिना जो कर्मचारी मीटर बदल रहे हैं उपभोक्ता के विश्वास में लिए बिना उनको तुरंत रोका जाए, जिससे कि आम जन को असुविधा ना हो और शांति क्षेत्र में बनी रहे। ये इसी को लेकर हमने आज एक पूरी कार्यकारिणी ने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार को उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। और इसी की अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है, हमारी इस बात में संज्ञान नहीं लेती है, तो हमारा पूरा प्रतिनिधि मंडल प्रधान संघ ये हमें न्यायालय में जाने में बाध्य होंगे। और क्योंकि जनता की ये मांग है, सभी जनता के माध्यम से प्रधानों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि ये मीटर ना लगाया जाए, उनको तुरंत रोका जाए। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रधान संघ ग्राम बढ़ियों वाले से ग्राम प्रधान हूँ। यहाँ हरिओम प्रधान जी पहुँचे हैं बतरामपुर से और निवार मंडी से हैं और सभी प्रधानगण इकट्ठे हुए हैं, जो कि कहीं ना जनता में आक्रोश है। आक्रोश किस बात का है, जो लोग बेरोज़गार हैं और जो मुश्किल से दिहाड़ी कमा रहे हैं, तो ये स्मार्ट मीटर कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना बनेगा, क्योंकि जो मुश्किल से 500 रुपये की दिहाड़ी कमा रहा है, अगर उसकी दिहाड़ी नहीं लगती, जो अचार से रोटी खा रहा है, तो कहाँ स्मार्ट मीटर प्रीपेड पेमेंट करके वो बिल दे के रोज़गार अपना वो चला पाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या बनेगी, जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। स्मार्ट मीटर बिल्कुल ही गलत है और ये मैं कहना चाहूँगा सरकार से, क्योंकि गरीब व्यक्ति कैसे स्मार्ट मीटर का बिल पे करेगा, क्योंकि इसमें सिम का सिस्टम है। तो जैसे रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा तो उसकी घर की बिजली भी चली जाएगी। तो जैसे हमारा सिम का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो हमारी कॉल बंद हो जाती है, वैसे ही स्मार्ट मीटर का। तो मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। हम स्मार्ट मीटर को लेके पहुँचेंगे, जिससे सभी ग्राम प्रधान पहुँचे हमारे 62 विधानसभा से। तो मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि स्मार्ट मीटर ज़बरदस्ती ना लगाए जाए, जो मीटर सही है तो सही चलता रहना देना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में
कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कुछ तो बिल्कुल ही अनपढ़ हैं। स्मार्ट मीटर का मतलब है आने वाले समय में ये मोबाइल से कनेक्ट कर देंगे और मोबाइल की जानकारी का अभाव ना होने से क्षेत्र में ज़्यादा परेशानियां बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे मीटर लगे हैं वैसे लगे रहने चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको तुरंत रोका जाए ग्रामीण क्षेत्र में। ऐसा है ना, सरकार द्वारा ये एक बिला वजह का जो है लोगों के ऊपर एक वजन थोपा जा रहा है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मीटर जब हमारे यहाँ पहले से ही सही चल रहे हैं, समझो, तो दूसरे मीटर लगाने की आवश्यकता क्या है। और उन मीटरों को तोड़ दिया जा रहा है जो पुराने मीटर लगे, जबकि वो सही चल रहे हैं और कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। और गाँव में हम लोगों को विरोध झेलना पड़ रहा है। जनता हमारे पीछे पड़ रखी है, कह रहे हैं कि लोग क्यों लगवा रहे हो। वो कहते हैं प्रधान लोग लगवा रहे हैं। और पहाड़ में कहीं भी कोई मीटर नहीं लगा है, सिर्फ प्लान में मीटर लगाए जा रहे हैं। काशीपुर नगर पालिका में कोई मुश्किल से 10-20% मीटर लगे होंगे। टोटल काशीपुर ऐसी पड़ा हुआ है, जसपुर ऐसी पड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन परेशानी आ रही है इनको, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक वजन हमारे गरीब जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। सबसे पहले नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में लगाए जाए, नगर निगमों में लगाए जाएँ, शहरों में लगाए जाएँ। पहाड़ में पूरा क्षेत्र खाली पड़ा है, कहीं मीटर नहीं लगे हैं। एक प्लान बेल्ट में ही मीटर लग रहे हैं। लोगों को परेशान किया जा रहा है, जानबूझ करके लोगों के साथ तंगी की जा रहा है। और आए दिन प्रतिदिन बेलजुड़ी में, मेरी ग्राम पंचायत बेलजुड़ी में ही दिन रोजाना आकर के पूरा स्टाफ खड़ा हो जाता है। उनको कहीं नहीं दिखता, पूरा जसपुर कहीं नहीं दिखता उनको, ना नगर पालिका नगर पंचायत कुछ नहीं दिखता है। सिर्फ एक बेलजुड़ी ग्राम पंचायत दिखती है। आते हैं रोजाना, अरे मीटर लगवाओ मीटर लगवाओ। तो ये एक हमारे ऊपर ये वजन डाला जा रहा है, लोड डाला जा रहा है, गरीब जनता को दबाया जा रहा है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लिहाजा हम इसका खुल के विरोध करते हैं। हम नहीं लगने देंगे को। खटीमा के अपने 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूबेदार स्वर्गीय श्री शेर सिंह धामी की 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिक के लिए 7 करोड़ 15 लाख की लागत से निर्मित आपको बता दें CSD कैंटीन का उद्घाटन भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा नानकमत्ता क्षेत्र एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक निवास करते हैं, जिनके लिए बड़े लंबे समय से क्षेत्र में एक CSD कैंटीन बनाने की आवश्यकता थी, जिसको हमारे द्वारा लंबे समय तक प्रयास करने के बाद आज सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। खटीमा में सैनिक जो CSD कैंटीन है, उसकी बहुत लंबे समय से मांग थी और यहाँ की ज़रूरत थी। और ये लगातार 2012 में जब मैं पहली बार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ था, तब से इसको लगातार आगे बढ़ाया। यहाँ की जनता की मांग पर उसको सभी लोगों ने बहुत समर्थन दिया। हमारे यहाँ के सांसद जी ने, माननीय अजय भट्ट जी, हमारे सैनिक पहले वाले हमारे सांसद थे जो माननीय कोश्यारी जी, उन्होंने भी, सबने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया। और आज एक संकल्प जो यहाँ की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर ये खटीमा नानकमता और इसके आसपास का एक क्षेत्र बहुत बड़ा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पूर्व सैनिक निवास करते हैं। तो आज ये कैंटीन विधिवत रूप से यहाँ पर चालू हो गई है आज सभी की उपस्थिति में। आगे इसको और सुविधाजनक बनाया जाएगा और भी जो आवश्यकताएँ हैं उसके बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि उनके घर के पास ये CSD कैंटीन खुल गई है और सैनिक मिलन केंद्र भी खुल गई है। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर महासंघ की लंबित 27 सूत्रीय समस्याओं के निराकरण नहीं होने पर सभी इंजीनियर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। डिप्लोमा इंजीनियर्स प्रांतीय संगठन सचिव राजेंद्र गिरी ने बताया कि विगत 18वें दिनों से प्रदर्शन जारी है, धरने पर बैठे हैं और शासन से भी कई बार वार्ता हुई है, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। 27 सूत्रीय मांगों पर जल्द से जल्द विचार करे सरकार। कहा कि शासन से वेतन को लेकर कई बार वार्ता हुई है, लेकिन कुछ मांगों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इस आंदोलन को और भी उग्र बनाया जाएगा जब तक शासन द्वारा सारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। आगे रैली व आम्र अनशन भी बैठने को बाध्य रहेंगे वे सभी लोग।
हमारा विगत 18 दिनों से हम लगातार अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। शासन में भी कई बार हमारी वार्ता हुई है, बट अभी भी कई मुद्दों पे अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। और हमारी जो मांगे हैं, ज़्यादातर मांगे हमारी जो है समस्याएं हैं, और ये भी डिस्क्रिपेंस जो पैदा की गई हैं, विसंगतियां, वो भी सरकार और शासन के द्वारा ही की गई हैं। हम मांग करते हैं कि हमारी इन मांगों पर जल्द से जल्द विचार करे सरकार, और हम पुनः अपने कामों पर वापस आएं। हाँ, हमारी जो मांग है, पहली मांग जो हमारी है कि हमारी मांग क्या, वो विसंगति है। हमारा जो 1/4/2006 से जो हमारा और ड्राफ्ट्समैन का जो वेतनमान है, वो दोनों 4200 हो गया है, जबकि ड्राफ्ट्समैन का जो पद है हमसे एक ग्रेड नीचे हो गया, तो के ऊपर का पद, ऊपर का जो वेतनमान हमें मिलना चाहिए था। तो हमारी ये मांग है या समस्या है या फिर हमारी विसंगति है कि हमारी जो वेतन का जो निर्धारण है 1/4/2006 से हमारा ग्रेड पे 4600 किया जाए। दूसरी हमारी जो मांग है, हमारा पूर्व में जो हमें मिलता था 10, 16 और 26 में हमारे प्रोन्नत जो वेतनमान हमें प्राप्त होते थे, अब वो हमें 10, 20, 30 में मिल रहे हैं। हमारी मांग है कि इसको 10, 16 और 26 किया जाए। दूसरी एक जो मांग हमारी है, पूर्व में हमें 10 साल में हमारा जो कनिष्ठ अभियंता का जो वेतनमान है, वो सहायक अभियंता का जो वेतनमान हमें 10 साल बाद प्राप्त होता था 5400 का, अब उसमें जो है अब हमें वो 13 साल में मिल रहा है। और हम इससे जो है हमारे कई जो सहायक जो नए जो है कनिष्ठ अभियंता हैं, उनका मनोबल भी उससे डाउन हो रहा है। तो हमारी ये मांग है कि उनका 10 साल में उनको 5400 दिया जाए। शासन से हमारी कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन कुछ मांगों पे अभी भी वो असहमत है, जिस कारण हमें अभी भी 18वें दिन भी हमें हड़ताल। सार्वजनिक स्थानों व ढाबों में बैठकर शराब पीना पड़ा भारी। 55 नशेड़ी दबोचे गए। महिलाओं पर फब्तियां कसने की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते पुलिस द्वारा कार्रवाई कर ऑपरेशन प्रहार के तहत हुड़दंगियों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया गया। मुख्यालय स्तर से संचालित ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थानों, होटल, ढाबों और साथ ही सड़कों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सिडकुल पुलिस ने थाना अध्यक्ष अजय शाह के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन कर क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों, शराब की दुकानों के आसपास और सड़क किनारे खुले में शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे कुल 55 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत चालानी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान यह भी सामने आया है कि फैक्ट्रियों की छुट्टी के समय निकलने वाली महिलाओं पर शराब के नशे में कुछ लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को सख्त चेतावनी देती गई और साथ ही भविष्य में भी कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन या सेवन कराने की गतिविधि में लिप्त पाया गया तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज से अमरिया पीलीभीत रोड पर मलपुरी के आगे पेट्रोल पंप के पास स्थित एक राइस मिल के सामने बुधवार शाम करीब 7 बजे एक दिल दहला देने वाला भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही से दौड़ रहे बेकाबू डंपर ने सामने आ रही मोटरसाइकिल को इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि मौके पर ही चीख पुकार मच गई। सड़क पर खून बिखर गया। हादसा इतना भयावह था कि ग्राम गैरी खेड़ा निवासी 19 वर्षीय सुल्तान पुत्र शरीफ अहमद, 17 वर्षीय नाजिम पुत्र शराफत हुसैन और 26 वर्षीय मोहम्मद सदाब पुत्र मोहम्मद यामीन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 15 वर्षीय मोहम्मद कैफ पुत्र मोहम्मद यामीन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से उप जिला चिकित्सालय सितारगंज पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि चारों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे डंपर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जहां का मंजर बेहद दर्दनाक था। हर तरफ चीखें और आंखों में मातम पसरा हुआ था। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया और गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। गोरी खेड़ा के रहने वाले हैं। इसमें 3 जो है ब्रॉड डेड आए हैं। एक जो है मोहम्मद सैफ, जो ब्रॉड डेड है उनके नाम है, एक का नाम शादाब नाम है जिसकी एज 20 ईयर है, एक का नाम सुल्तान है जिसकी एज 20 ईयर है, एक का नाम नाजिम है जिसकी एज 16 साल है, और एक मोहम्मद सैफ है जिसकी एज 15 साल है। वो हमने रेफ़र कर दिया, सीरियस पेशेंट को वो हमने रेफ़र कर दिया। गोरी खेड़ा के रहने वाले हैं और 3 जो आए हैं मिड अवस्था में आए हैं, यहाँ आए। बाकी एक पेशेंट जो सीरियस था हमने रेफ़र कर दिया उससे। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान नाम है, LGH सितारगंज हॉस्पिटल यहाँ लेकर आए थे। यहाँ से एक पेशेंट हमने मोहम्मद कैफ जिसकी एज 15 साल थी, वो हमने रेफ़र कर दिया है। गोरी खेड़ा के रहने वाले हैं। इसमें 3 जो है ब्रॉड डेड आए हैं। एक जो है मोहम्मद सैफ, जो ब्रॉड डेड है उनके नाम है। सितारगंज उधम सिंह नगर के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में बुधवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब SOG और सितारगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बेहद खुफिया और सटीक ऑपरेशन आर्म्स ब्रेक को अंजाम देते हुए हथियारों के विशाल जखीरे के साथ 2 खतरनाक शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर एक संभावित बड़ी वारदात को टाल दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने लेबर चौक से आगे कच्चे मार्ग पर घेराबंदी की है, जहां बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध सफेद स्विफ्ट कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कार सवार बदमाश ने भागने की कोशिश की। बारिश के कारण कीचड़ भरे रास्ते में वाहन के फंसते ही पुलिस ने फिल्मी अंदाज में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों में 27 वर्षीय हरेंद्र सिंह उर्फ हनी पुत्र इंद्रपाल निवासी बरिया फार्मा सिसैया सितारगंज और साथ ही 27 वर्षीय निखिल वर्मा उर्फ रानू पुत्र रमेश चंद्र निवासी केशव नगर सितारगंज मौके पर ही धर दबोचा है। और जब कार और बैगों की तलाशी ली गई तो पुलिस भी दंग रह गई। 2 पोनिया 12 बोर राइफल और साथ ही 1 रिवॉल्वर 32 बोर, 2 तमंचे 32 व 315 बोर और साथ ही सैकड़ों की संख्या में जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुए, जो किसी बड़ी आपराधिक साजिश की ओर साफ इशारा कर रहे थे। इसके साथ ही नकदी, मोबाइल फोन और अन्य संदिग्ध सामग्री भी बरामद की गई है तथा बिना नंबर प्लेट की कार को सीज कर दिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे भी लगातार दबिश के चलते इस भारी हथियार के जखीरे को चोर गलिया के घने जंगलों में ठिकाने लगाने जा रहे थे, जिससे उनके मंसूबों की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिना लाइसेंसी इतने घातक हथियार रखने पर दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले ने उस समय और भी गंभीर मोड़ ले लिया है जब प्रारंभिक जांच में जम्मू कश्मीर के संदिग्ध आतंकी संगठन से संभावित तार जोड़े होने की आशंका सामने आई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। क्या मामला है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है सितारगंज कोतवाली में और कुछ अपराधी लोग पकड़े गए हैं, क्या है पूरा प्रकरण? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपराध मुक्त समाज के निर्माण के दृष्टिगत जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कल ऑपरेशन प्रहार के दृष्टिगत हमारे कोतवाली सितारगंज थाने की टीम और SOG की टीम कल 8 अप्रैल को सिडकुल फेज 2 क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इस चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद बिना नंबर की स्विफ्ट कार जो है वो वहाँ से पास हो रही थी, उसके चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुकी नहीं, तो संदिग्धता प्रतीत होने पर उस कार को रुकवाया गया और उसमें से जो 2 व्यक्ति सवार थे, एक चालक और उसके एक साथी, उनको पकड़ा गया। तो उनके पास से भारी मात्रा में असला और कारतूस बरामद हुआ है, जिसमें 5 इलीगल वेपन्स है, 5 तमंचे हैं और 222 जिंदा कारतूस और 129 खोखा कारतूस पाए गए, जो भारी मात्रा इनके पास से पाई गई है। इसमें पूछताछ करने पर यह पाया गया है कि इनके द्वारा पूर्व में भी बहुत से लोगों को आर्म्स का सप्लाई किया गया है
और इनके बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन के डिटेल्स में ये पाया गया कि जम्मू का एक लड़का जिसका नाम इरफान मीर है उर्फ रेहान मीर, इसको भी इनके द्वारा पूर्व में 2021 में आर्म्स सप्लाई किया गया है। ये लड़का जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर होने की संभावना है अल बद्र नामक एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा रही है तथा इसमें ये भी ज्ञात हुआ है कि दिल्ली स्पेशल सेल का एक मुकदमा दिल्ली में पंजीकृत है जिसमें इरफान मीर और हनी दोनों ही वांछित थे। तो इसके बारे में अधिक जानकारी भी की जाएगी तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का भी यूज़ किया जाएगा। पूरी टीम को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महोदय की तरफ से इनाम की घोषणा की गई है, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्रेस में सर ये कहा जा अभी पूछताछ में ये पता चला है कि ये यूपी से हथियार लाते थे और इनके ऊपर पूर्व में भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इनके गैंग में 2 और मेंबर्स भी शामिल है जिनका नाम इंद्रजीत संधू और पवन संधू है। उनके बारे में भी अधिक जानकारी की है। इनका मेनली मकसद ये रहता था कि यहाँ पर जो आपराधिक घटनाओं में भी उसका यूज़ करना तथा जो आपराधिक तत्व है उनको तमंचे बेचना, ये तत्व रहता था। इसका यूज़ होने की संभावना भी थी और आगामी इलेक्शंस के दृष्टिगत भी ये जो हमारा क्राइम का वर्कआउट हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हरिद्वार विश्वविद्यालय रुड़की में आयोजित 4 दिवसीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महोत्सव उत्कर्ष 2026 के अंतर्गत कवि सम्मेलन एवं मुशायरा कार्यक्रम में श्रोताओं का दिल जीत लिया। विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित एक शाम श्वेता सिंह के नाम कार्यक्रम में शब्दों, भावनाओं एवं संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला है। देश भर से प्रतिष्ठित कवियों एवं शायरों इकबाल अशहर, नदीम शाम, श्वेता सिंह सुमन और साथी बिलाल सहारनपुरी, जमील असर, प्रियांशु तिवारी, जानवी सहगल, फैसल खालवाली एवं रहमान रजा ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी रचनाओं में प्रेम, देशभक्ति, सामाजिक सराकोर और साथ ही युवाओं की ऊर्जा का प्रभावशाली चित्रण देखने को मिला है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के चेयरमैन CAS के गुप्ता ने किया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि साहित्यिक समाज को दिशा देने का सशक्त माध्यम है और ऐसे मंच विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में डॉक्टर रविंद्र सैनी, डॉक्टर निशा धीमान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर उपाध्यक्ष नमन बंसल, PVC आदेश आर्य सहित विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहे। हरिद्वार यूनिवर्सिटी में आकर के ही जी खुश हो गया। बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। और दूसरा फिर ये रहा कि ये कल्चरल प्रोग्राम जिस तरह का यूनिवर्सिटी ने किए हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यूनिवर्सिटी को इसके लिए। इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम होते रहने चाहिए। मुशायरा, कवि सम्मेलन या जो भी मोटिवेशनल प्रोग्राम होते हैं, ये कोई खाली टाइम पास नहीं है, एंजॉय के लिए नहीं है। ये हमारा कल्चर है जो सदियों से चला आ रहा है और इसके लिए मैं फिर एक बार बधाई देता हूँ यूनिवर्सिटी को और तमाम लोगों को जिन्होंने ये शुरू किया और इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। तो असल में एक एम रहा है कि मैं शायरी, हालांकि शायरी आप मुख्तलिफ मौजू पे कर सकते हैं, उसके टाइप अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा एक एम रहा है कि शायरी में कुछ मैसेज होना चाहिए। वो नौजवान नस्ल के लिए भी या हमारे जो हम उम्र लोग हैं उनके लिए भी एक मैसेज ज़रूर होना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो आने वाली नस्ल है उनके लिए कुछ ऐसा कहा जाए कि आगे चल के उनके वो काम आए और इसी पे हम काम कर रहे हैं। आज को वैसे तो जितनी भी शायरी सुनाई सब पे दाद दी, लेकिन जो मैंने स्पेशली आज के लिए एक शेर मैंने यहाँ के लिए जो इंतखाब किया था, जो सुनाने के लिए मैंने लाया था शेर, वो मैंने सुनाया। वो था कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। मेरा यही संदेश है तमाम बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ, कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें गुजर जाती हैं, उसका सामना करना चाहिए। थैंक यू। 2026 मना रहे हैं, उसका आज दूसरा दिन है। अभी 3 प्रोग्राम और भी हैं और आज हमारे इस हरिद्वार यूनिवर्सिटी के प्रांगण में देश और विदेश से हमारे शायर और शायरा, कवि, अति सम्मानित कवि आए हुए हैं, जिनका उद्देश्य यही है कि बच्चों को उनकी संस्कृति के बारे में सिखाया जाए, प्यार और सद्भावना के बारे में सिखाया जाए। जो हमारे कवि हैं, जो उनको सही आईना दिखाते हैं, उनके द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जिससे हमारे आज के युवा और युवतियाँ इसको अंदर मतलब अपने दिलों में, जहन में लाएं और उससे उनके
कह सकते हैं कि जो उनका जीवन है उसमें वो उसको दिखा सकें। बिल्कुल सही पूछा भाई साहब आपने। बेसिकली क्या है कि जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं इसमें हमारा टेक्निकल प्रोग्राम भी है, कल्चरल प्रोग्राम भी है, मोटिवेशनल प्रोग्राम भी हैं, इसमें हमारे कवि सम्मेलन भी हैं। तो ये सारा मिला के क्या है कि एक महासंगम है। और जो ये हरिद्वार यूनिवर्सिटी है, हरिद्वार यूनिवर्सिटी का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरीके से अपने बच्चों की स्किल्स को डेवलप किया जाए जिससे वो देश और विदेश में नाम कमाएं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि वो टेक्निकल में भी अच्छा करें। अभी जैसे सोनू शर्मा हमारे इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, 11 तारीख को आ रहे हैं। वो बच्चों को क्या है कि बिल्कुल कनेक्ट करते हैं और उनको रियल दिखाते हैं कि आप कैसे फोकस करते हैं, कैसे कंसंट्रेशन करते हैं और कैसे अपने जो आपके ड्रीम हैं उनको पूरा कर सकते हैं, कैसे अपने सपनों को आप आगाज़ दे सकते हैं। ये आज हमारे यहाँ पर बड़े बड़े शायर आए हैं, जैसे इकबाल असरार हैं, डॉक्टर नदीम खान साहब हैं और श्वेता सिंह उमा जी हैं, और भी शायर, बहुत बड़े बड़े शायर हमारे साथ में बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं और उनका एक ही उद्देश्य जो हमारे शायर और शायरा हैं कि वो उनको वो संदेश दें कि वो जो आज के समय में हमारा देश बहुत पिछड़ रहा है। आज जो हमारे शायर और शायरा हैं, अभी मैं ऊपर से आया हूँ, देखा मैंने कि वो मतलब सद्भावना की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी ऐसे धर्म या उसकी बात कर रहे हैं, वो प्यार और संदेश, प्यार का संदेश दे रहे हैं, सद्भावना का संदेश दे रहे हैं। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के मोटा हल्दू स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से अध्ययनरत स्कूल गई कक्षा 10वीं की छात्र रास्ते में अचानक लापता हो गई, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र, पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित कुमार सैनी, लालकुआं कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह राणा और साथ ही हल्दू चौड़ पुलिस चौकी प्रभारी शंकर सिंह दयाल दलबल सहित मौके पर पहुंचे और छात्रा की तलाश शुरू कर दी गई। साथ ही फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल को मोटा हल्दू तक गहन छानबीन की, जिसमें पुलिस को झाड़ियों में छात्रा के कपड़े बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है, जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने छात्रा के घर के मोबाइल और CDR निकालकर जल्द ही बालिका को बरामद करने का दावा किया है। आज दोपहर में डायल 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि मोटा हल्दू क्षेत्र में एक बालिका जो स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर नहीं पहुंची, उसके घर वालों ने उसको तलाश किया और उसके बाद जब नहीं मिली तो पुलिस को सूचित किया। इस सूचना पे लालकुआं की पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची है। जो अन्य अधिकारी हैं, CO हल्द्वानी, मई टीम के यहाँ पे पहुंचे हैं। उस लड़की की तलाश यहाँ की जा रही है। डॉग स्क्वाड जो जिसमें हमारा ट्रैकर डॉग है उसे सर्च कराया गया है। साथ में ही हमारी फॉरेंसिक की टीम है वो भी साथ में है। सर्विलांस टीम ये भी लगाई गई है। अभी उस बालिका की तलाश जारी है। इसमें घर वालों की सूचना के आधार पर इसमें अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल पुलिस का इस समय पूरा फोकस उस लड़की की तलाश में है। उसको हम जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो जिस जगह से उस लड़की के गायब होने की सूचना मिली उसके पास से ही उसके कपड़े बरामद हुए हैं। उन कपड़ों को जो डॉग स्क्वाड को से सर्च कराया गया है, उसकी निशानदेही पे डॉग्स ने कुछ क्लू दिए, कुछ लीड्स दिए हैं, उस पर पुलिस आगे काम कर रही है। CCTV की जो हमारी सर्विलांस की टीम है वो इस समय जो आसपास के जितने CCTV कैमरे हैं उन सभी को देख रही हूँ। उसमें ये मूवमेंट देखेंगे कि उस बालिका का मूवमेंट या अन्य कोई संदिग्ध इस इलाके में घूम रहा हो तो उसकी भी तलाश जारी है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज़ टाइम।